सो हम बात कर रहे थे एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब दे आर बेसिकली द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन प्रेजेंट इन नेचर। तो हम देखें कि इनके जो फिज़िकल फॉर्म है वो एक जैसे ही होते हैं और इनकी अपीयरेंस अलग अलग हो सकती है। इनके एटम्स का पोजीशनिंग इनसाइड द स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमने डायमंड के लिए कहा कि डायमंड एक ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कार्बन के एटम्स का, ऐसा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम है जिसमें एवरी सिंगल कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स। तो उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक भी फ्री नहीं होता है तो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और 4 एटम से जब एसोसिएटेड होता है तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है जो कि इसको स्टेबिलिटी देता है, जिस वजह से डायमंड इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल एक हार्डेस्ट सब्सटेंस की तरह से कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट की जब बात करते हैं तो ग्रेफाइट में एक एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ में एसोसिएटेड है। मतलब आउट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 इज unoccupied, 1 free electron is there with each carbon atoms associated inside the graphite structure। तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर में 2 बातें हो जाती हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस और दूसरा जो 3 एटम्स विद 1 एटम जो एसोसिएटेड है उसकी वजह से उनकी लेयर्स एक के ऊपर एक बन जाती हैं। तो जब इन पर कोई प्रेशर पड़ता है तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं और ये स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब कि एक ब्रिटल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है वो ब्रिटल होता है, जो फोर्स लगने पे, प्रेशर लगने पे बिखर जाता है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कार्बन के वेरियस फॉर्म्स के, उनके लिए उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझना ज़रूरी था। हमने इनके बारे में बात करी। फुलरीन्स के बारे में भी थोड़ी सी बात हमने की थी कि फुलरीन जो बकमिंस्टर फुलरीन था वो C60 कार्बन के 60 एटम से मिलकर के बना हुआ एक सिंथेटिक फुलरीन है। दैट इज़ ऑल्सो अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बिलोंग टू कार्बन ग्रुप। तो ये कार्बन जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं और आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं एलोट्रॉपी से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि डिफाइन एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी होती क्या है? हम बार बार जिसका नाम लेते हैं एलोट्रॉपिज्म या एलोट्रॉपी। तो व्हाट इज एलोट्रॉपी? नेम द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन विच अकर इन नेचर। ठीक है, तो एलोट्रॉपी क्या है? व्हेन एन एलिमेंट possesses 2 or more different crystalline forms in the same state। हाँ, सेम स्टेट, सॉलिड है सारे, डायमंड भी, ग्रेफाइट भी, फुलरीन्स भी, वो सब क्या है? वो सब अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। दे possess an element carbon possesses 2 or more different crystalline forms in the same state, they are called allotropes and the phenomena is known as allotropy। तो allotropy is a phenomena associated with an element having multiple structures in the same state, multiple symmetrical states or different crystalline forms in the same state। इनको हम आपस में एक दूसरे का allotropes कहते हैं। Diamond and graphite are the 2 allotropes of carbon, they are chemically identical। मतलब अगर आप उनकी केमिकल रिएक्शन कराओगे, डायमंड नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस नहीं करता है, लेकिन अगर आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे आप उसे जलाओगे, कंबशन उसका करोगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन एक ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो ग्रेफाइट को जलाया जाए या डायमंड के को किसी स्पेशल कंडीशन में जलाया जाए तो उनका एंड प्रोडक्ट सेम रहेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। So diamond and graphite are the 2 allotropes of carbon. They are chemically identical. When equal quantities of diamond and graphite are burnt, both of these produce the same amount of carbon dioxide. However, as they exist in different forms in the solid states, they have entirely different physical properties. तो यहाँ पे हमको एक और क्वेश्चन मिलता है कि differentiate the physical properties ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, यानी दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क है। अब हमको ये तो आइडिया लग ही गया कि डायमंड हार्डेस्ट है, वो सॉफ्ट है, ग्रेफाइट तो बहुत, आपके पेंसिल का लेड कैसा होता है आप देख लो,
वो थोड़ा सा प्रेशर लगा के टूट जाता है। तो एक चीज़ बहुत हार्ड है, एक चीज़ बहुत सॉफ्ट है। एक ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ तो आपको वैसे समझ में आ जाती है। तो अपीयरेंस की बेसिस पर अगर हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट, तो फिजिकल अपीयरेंस डायमंड का ट्रांसपेरेंट है जबकि ग्रेफाइट का शाइनिंग ब्लैक है। हार्डनेस, डायमंड इज़ वेरी हार्ड, वन ऑफ द हार्डेस्ट, एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट स्लिपरी टू टच। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डायमंड का पुअर कंडक्टर, ग्रेफाइट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर। थर्मल कंडक्टिविटी, डायमंड का वेरी पुअर, ग्रेफाइट का मॉडरेट। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट का कंडक्टिविटी, यानी हीट को पास करने की कैपेबिलिटी। और डेंसिटी, डायमंड की डेंसिटी जो है वो kg पर क्यूबिक मीटर में 3510 है, जबकि ग्रेफाइट की 2250। हम कह सकते हैं कि डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है, ग्रेफाइट की डेंसिटी कम है। चलो फिर देखें, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? जो ऊपर वाला क्वेश्चन है कि एलोट्रॉपी क्या होती है, या ये डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं, हमने बताया था। अब वो खुद ही कहने लग गए कि डायमंड एंड ग्रेफाइट एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। इस बात का मतलब क्या? तो हम क्या बोलेंगे कि ये इन दोनों के सिमिलर स्ट्रक्चर्स है या सिमिलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स हैं, हैविंग सेम स्टेट। दोनों की स्टेट सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स जो है वो भी सेम है। दिस मीन्स दैट डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन इन द सेम फिजिकल स्टेट। दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है ना, दोनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। दीज टू आर सिमेट्रिकल। Give the structure of diamond, state its two important properties and two uses. तो बेसिकली स्ट्रक्चर जो होता है, हमने कहा था कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, एक कार्बन 4 कार्बन से एसोसिएटेड है और ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। इस वजह से हार्डेस्ट सब्सटेंस भी होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी हाई, it used to be very high melting point, have very high melting point. The structure of diamond, in diamond each carbon atom is tetrahedrally attached to 4 carbon atoms through 4 strong covalent bonds. Thus no free electrons on carbon atoms are left and all bonding electrons of the carbon atoms are engaged. This strong covalent bonding in its structure makes it hardest natural substance and a non-conductor of electricity. कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। याद रखने वाली बातें हैं कि क्या क्या चीज़ें हम देखें कि इसमें हमें याद रखनी है कि एक तो कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स। हाँ, एक कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच्ड है to form 4 strong covalent bonds. Thus no free electrons on carbon atoms are left and all bonding electrons of the carbon atoms are engaged. All bonding electrons of carbon atoms are engaged. That is why no free electron is there. That is why this is a bad conductor of electricity. Strong covalent bonding in its structure makes it hardest natural substance. ठीक है, डायमंड के बारे में बात हो रही है तो डायमंड के ये प्रॉपर्टीज़ हमको बेसिकली पता होनी चाहिए। फिर देखो प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस एंड बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास कटर्स, रॉक बोरर्स फॉर ड्रिलिंग, है ना। पत्थर भी काटना होगा तो डायमंड का ब्लेड लगेगा या डायमंड का ड्रिल लगेगा जिससे हम उसमें छेद कर सकें। और ग्लास काटने के लिए भी एक ग्लास कटर जो बनता है वो भी डायमंड से बनता है। इट हैज़ अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने लाइट में पढ़ा था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनफैक्ट डायमंड का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ते हो तो 2.42 आता है, याद हो आपको तो वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हाई बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी ये रिफ्रैक्शन ज़्यादा करेगा। तो इट हैज़ अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इज देयरफॉर यूज्ड एज अ प्रीशियस जेम फॉर मेकिंग ज्वेलरी एट्सेट्रा। इट इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है। इट इज़ केमिकली अनरिएक्टिव
जिस तरह का स्ट्रक्चर है रिएक्शन करवाना बड़ा मुश्किल है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ यूज फॉर प्रिसीशन थर्मोमीटर्स बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिविटी टू हीट रेज एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय हार्मफुल रेडिएशंस। ठीक है, दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड some uses based upon the properties of diamond. Why is graphite a good conductor of electricity? हाँ, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होगा? कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। ग्रेफाइट के एक एटम का, ग्रेफाइट का जो एक एटम है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में 3 अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आर एक्चुअली अकोमोडेटेड और एसोसिएटेड विथ और शेयर्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, बट द 4th इलेक्ट्रॉन विद ईच कार्बन एटम इज फ्री एंड दैट इज वाई द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर क्या होगा? In graphite, some of the valency electrons of carbon are not attached to any particular atom and are free to move. This makes graphite a good conductor of electricity. Free electrons होंगे तो move करेंगे। फिर देखें कि why is graphite used? How would you show that diamond and graphite are the allotropes of the same substance? सेम सब्सटेंस की एलोट्रॉप्स हैं तो एक जैसा केमिकल रिएक्शन करेंगे। इफ़ यू बर्न डायमंड एंड ग्रेफाइट एट वेरी हाई टेम्परेचर्स बोथ वुड प्रोड्यूस द सेम सब्सटेंस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड ना। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी। फिर देखें कि द लेयर्स व्हाई इज ग्रेफाइट यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। ग्रेफाइट को ल्यूब्रिकेंट की तरह से, पाउडर की तरह से भी यूज़ किया जाता है ल्यूब्रिकेशन के लिए, फ्रिक्शन बस्टर की तरह से यूज़ किया जाता है। द लेयर्स इन ग्रेफाइट हैव द फैसिलिटी टू स्लाइड ओवर वन अनदर। हमने कहा था ना कि अगर वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बना लेंगे तो प्रेशर पड़ेगा तो दे विल स्लाइड ओवर ईच अदर एंड दिस गिव्स ग्रेफाइट इट्स ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज। फर्दर इट कैन बी यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेटिंग सच मशीन पार्ट्स विच ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर। तो वहाँ पर भी ये ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं। Why does the electrical conductivity of diamond and graphite differ so widely? Explain on the basis of their structure. क्वेश्चन का डिज़ाइन चेंज हो गया है लेकिन बात वही है और रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि ग्रेफाइट में एक लाइन में अगर हम बोलें तो ये बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और डायमंड में नहीं है। अब स्ट्रक्चरल बेस पे पूछा है तो ये बताएंगे कि डायमंड में एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से एसोसिएटेड है, जबकि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में एसोसिएटेड है। तो इस वजह से ग्रेफाइट के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि उसके आउट ऑफ 4 ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड इन शेयरिंग, while in diamond all the 4 electrons are occupied in sharing. That is why there is no free electron there. So diamond behaves like a bad conductor and graphite behaves like a good conductor irrespective of being a non-metal. तो देखें कि diamond is a non-conductor of electricity because in diamond each carbon atom is tetrahedrally attached to 4 other carbon atoms through strong covalent bonding. There are no free electrons in the molecule so formed to facilitate conduction of electricity. Graphite is a good conductor of electricity because in graphite each carbon atom is attached covalently to only 3 carbon atoms forming uniplanar layers of, uniplanar मतलब एक ही प्लेन पर जो फैल गई हो, layers of 6 carbon atoms arranged hexagonally. Different layers are further attached to each other by van der Waals forces bearing free electrons in the molecules. Thus, graphite is a good conductor of electricity like metals. यानी इलेक्ट्रॉन्स का होना, मेटल्स नॉन मेटल्स में भी हम पढ़ते यही हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना सरफेस में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे वही हो रहा है जो मेटल्स में होता है ग्रेफाइट के केस में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमंड इज हार्ड व्हाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड फ्लेकी, व्हाई?
Diamond consists of a huge three-dimensional crystal in which every carbon is linked rigidly together by covalent bonds. On the other hand, in graphite, the carbon atoms are situated at the corners of regular hexagonal ring. Such layers of hexagonal rings are arranged parallel to one another and the fourth valency of carbon is unsatisfied. This makes the layers to slide over one another. Hence, graphite is soft, slippery and flaky. उसको एक दूसरे के ऊपर मूव करवाया जा सकता है. An element belonging to fourth group of periodic table, देखो क्वेश्चन को कभी कभी क्या अलग तरीके से पूछ लेते हैं. तो an element belonging to the fourth group of periodic table जब बात आती है तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि यार अच्छा फोर्थ ग्रुप मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, अपने आप समझो, है ना. अदरवाइज़ तो हम ये जानते हैं कि वो ग्रुप नंबर 14 होता है ना. फोर्थ ग्रुप अगर हम देखेंगे तो वो अलग तरीके से आ जाएगा. हम कहते हैं 1 2 के बाद में 3 के बजाय 13, फोर्थ की जगह 14 लिखो. लेकिन चलो इन्होंने फोर्थ ग्रुप लिखा तो हम कहते हैं कि चलो देखते हैं. एन एलिमेंट बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज़ 2 एलोट्रॉप्स ए एंड बी. एलोट्रॉप्स की बात आ जाएगी तो आप समझ जाओगे कि ये कार्बन की ही बात कर रहे हैं. ए इज़ वेरी हार्ड, अब कंफर्म हो गया कि ये डायमंड की बात हो रही है. एंड अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो डायमंड की बात हो रही है. वाइल बी इज़ सॉफ्ट in touch and a good conductor of electricity. Identify the element, name each of their allotrope. So element is carbon and allotrope A is diamond, allotrope B is graphite. ऐसा करके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका बन जाता है. And the last question in this series कि how does carbon occur in nature. वही बात एलोट्रॉप्स के फॉर्म में मिलता है अगर वो एलिमेंट्री फॉर्म में मिले तो. अगर वो मिलेगा कंपाउंड की फॉर्म में तो वो हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में भी मिल सकता है. बहुत तरह के कंपाउंड्स बना सकता है वो. तो कार्बन अकर्स इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट. पहला लाइन तो आपका ये होना चाहिए कि वो दोनों तरह से मिल सकता है. फ्री स्टेट में भी मिल सकता है, कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है. इन अ फ्री स्टेट कार्बन अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ डायमंड्स, ग्रेफाइट एंड कोल, यानी कि उनके एलोट्रॉप्स के फॉर्म में मिलता है. इन द कंबाइंड स्टेट carbon occurs as gaseous hydrocarbons, petroleum, vegetable and organic matter, carbonate rocks etc. हाँ, यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र भी कर सकते हो. तो अगर हम देखें कि आपका जो ये है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, आप ये चीज़ थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिए जो हमने बात की थी. और यहाँ हम बात करेंगे कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है. हाँ, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की जब बात होती है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन्स नेचर टू गेट कंबाइंड विद सो मैनी कार्बन एटम्स और अदर एटम्स. वेरी कन्वीनियंटली कार्बन कैन फॉर्म वेरी लॉन्ग चेन्स एंड इक्वली कन्वीनियंटली कार्बन कैन मेक द ब्रांचेस, मतलब मल्टीपल ब्रांच चेन्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड. A large number of compounds carbon can form, and for all these, for this versatile nature of carbon, उसके पीछे रीज़न क्या है? हम दो रीज़न देते हैं. वन इज़ कैटिनेशन, द अदर इज़ टेट्रावेलेंसी. तो हमने टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन की बात ऑलरेडी करी थी. यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको पढ़ लें. 2 factors noticed in the case of carbon are: carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. This property is called catenation. एक बात तो ये है. These compounds may have long chains of carbon, branch chains of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. In addition, carbon atoms may be linked by single, double, or triple bonds. Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. Compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds. No other element exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. Silicon forms compounds with hydrogen which have chains of up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive. ना किसकी बात हो रही है
कि हम कंपेयर करें सिलिकॉन को कार्बन से, क्योंकि कार्बन के ग्रुप आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है ना। तो सिलिकॉन इज अ मेंबर ऑफ कार्बन ग्रुप। तो सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, मतलब कि अनस्टेबल होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड है स्टेबल, ठीक है। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। Since carbon has second point has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent compounds. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depends on the elements other than carbon present in the molecules. Again, the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. This enables the, इस बात को याद रखें कि उसका साइज छोटा होता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है. दिस enables the nucleus to hold on to the shared pairs of electrons strongly. The bonds formed by elements having larger atoms are much weaker. हाँ, यानी अगर सिलिकॉन ऐसा ही करेगा तो बॉन्ड कमज़ोर बन पाएंगे, ठीक है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब अब, और इस पैराग्राफ को थोड़ा सा देख लो. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात हो रही है. ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया हुआ. तो पहले टाइम में हम ये सोचते थे कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनका ओरिजिन बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि दीज कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड ऑल्सो. फ्रेडरिक होलर, इन्होंने इन 1828 यूरिया प्रिपेयर किया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, ठीक है ना. ये वाली बात आपको पता होना चाहिए. तो बाकी की बातें कल की क्लास में करेंगे. आप तब तक यहाँ तक का सारा छोटी छोटी बातें जो भी वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी में लिखी हैं वो ठीक से पढ़ लो, ठीक है. कल बात करते हैं इसके आगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में. थैंक यू.